मालकिन की बेटी को उल्टा सोता हुआ देखा तो मुझ पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। मैंने हल्की सी इसकी कमीज पीछे से ऊपर की तो मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ फेरना शुरू किया तो मुझ पर एक मस्ती सी छाने लगी। आज वैसे भी घर में कोई नहीं था। मैंने जल्दी से बेड के दराज से वैसलीन निकाल ली। मैंने आराम आराम से धक्का लगाना शुरू किया तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मुझे पता ही ना चला कब मैं तेजी से गाड़ी चलाता मालिक के घर की तरफ बढ़ गया। मुझे एक फाइल लेने घर भेजा था, लेकिन मैं रास्ते में ही था कि बारिश तेज हो गई थी। जब मालिक के घर पहुंचा तो गेट पर मेरे चौकीदार ने मुझे पहचान लिया। मैंने इसे दरवाज़ा खोलने का कहा तो इसने जल्दी से गेट खोल दिया। मैं गाड़ी अंदर ले गया। गाड़ी से निकला तो वो चौकीदार मुझे सलाम करके क्वार्टर में चला गया। मैं घर में दाखिल हुआ। मालिक ने पहले ही बता दिया था कि वो सुबह नाश्ता करते हुए फाइल दिखाने मेज़ पर रखकर भूल गए थे। मुझे बस मेज़ से वो फाइल उठाकर लौट जाना था, मगर इस रोज़ घर पे हुआ इस शाहाना बंगले को देखकर मुझे एकदम अजीब सा ख्याल आया। मैं मोबाइल निकाल कर अपनी तस्वीर बनाने लगा ताकि मैं फेसबुक पर इन तस्वीर से लड़कियों को मुतासिर कर सकूं। मैं खुश शक्ल और नौजवान था और किसी अच्छे घराने से लगता था। इस रोज़ बंगले में मुझे देखने वाला कोई मौजूद ना था। मैं घर के महसूस अपनी तस्वीरें बनवाते बनवाते एक कमरे में सामने पहुंच गया। इस कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं चौंक कर कमरे में दाखिल हुआ तो सामने देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी रह गईं। ऐसा लगा मैं नई दुनिया में आ गया हूँ। वो कमरे में किसी शहजादी का महल लग रहा था। नजरें घुमाते हुए मैंने जब बिस्तर पर देखा तो मेरी नजरें वहां से हट नहीं पाईं। बिस्तर पर नहायत खूबसूरत नाजुक सी लड़की सो रही थी। इसने खुद पर कंबल फैलाया हुआ था, जिसकी वजह से इसका जिस्म ढका हुआ था। इसके मासूम से चेहरे को देखकर साफ लग रहा था कि वो कम उम्र लड़की है, मगर इसकी खूबसूरती और जवानी देखकर मैं हैरान होने लगे थे। इतना बड़ा घर था जिसमें कीमती सामान मौजूद था और एक जवान लड़की अकेली रो रही थी, मगर घर के लोगों की लापरवाही हैरान कन थी। मालिक मुलाजमीन से सवाल जवाब ही नहीं करते थे कि वो अपना काम ठीक से करें। हालांकि कंपनी में इस घर का मालिक बहुत सख्त रवैया रखता था। मैं सोचने लगा कि हमारे घर तो कोई कीमती सामान भी नहीं होता। मेरी जवान बहनें थीं और सिर्फ इनकी इज्जत की हिफाजत के लिए हम घर वालों ने कभी ने घर अकेला नहीं छोड़ा था, जबकि इस घर में ऐसी लड़की अकेली रह रही थी जिसे देखकर कोई मर्द खुद पर काबू न रह सके। ऐसा मामला में तो मुलाजमीन पर भी एतबार करना खतरा था। मैं तो फिर बाहर का बंदा था। मुझे उम्मीद थी कि मैं सामने पड़ी फाइल उठाकर फौरी लौट जाऊंगा, मगर मैं मालिक की बेटी के कमरे तक पहुंच गया था। मैं धीरे से इस लड़की के करीब गया और इसके चेहरे पर बिखरे बाल हटाकर इसका चेहरा देखा। वो बहुत खूबसूरत पुरकशिश लड़की थी। बाहर जोर शोर से बारिश हो रही थी। मेरा दिमाग इस लड़की की खूबसूरती पर एकदम चपका था। मैंने एक झटके में इसका कंबल हटाकर एक तरफ फेंका। इसका लापरवाह सा हुलिया बेबाक लिबास इसकी खूबसूरती को वाज़ा कर गया था। इस कदर हुस्न और नज़ाकत देखकर मेरे जो आप इस जवाब देने लगे। मैंने नौकरी बहुत मुश्किल से हासिल की थी। मेरी कोई भी गलत हरकत मुझे नौकरी से फारिग कर सकती थी, मगर इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ वो लड़की सवार हो गई थी। मैं भूल गया कि इसके साथ गलत करके मुझे क्या नुकसान हो सकता था। मेरी गहरी नींद सोई माँ की बेटी को अपनी करीब करके मनमानियाँ करने लगा। अभी मैंने इसके लिबास को हाथ लगा ही था कि वो कसमका कर जाग गई। अपने कमरे में एक अनजान मर्द को देखकर वो हक्का बक्का रह गई थी। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था, इसलिए मैं बेफिक्र था कि वो मुझे देख नहीं पाएगी। इसने खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश की, मगर इसकी कमज़ोर सी मुज़ाहमत मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती थी और मुझे दूर धकेलने लगी और बुला भला करने लगी। इसकी मुसलसल मुज़ाहमत और छटपटाने से मैं बदमज़ा हो गया। वो मेरा वक्त ज़ाया कर रही थी, जबकि मुझे किसी भी आने से पहले वो फाइल लेकर इस घर से निकलना था। मैंने इसे अपने काबू में करके इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। इसके बेड के पास ही डिज़ाइन के लिए डोरियां लटक रही थीं। मैंने वो डोरियां खींचकर इसके हाथ पैर बांध दिए। इसकी मुज़ाहमत दम तोड़ गई, मगर मैं इस वक्त कुछ नहीं सोचना चाहता था। मालिक की बेटी बुरी तरह तड़पते हुए रोती रही और मैं पागलों की तरह से इस्तेमाल कर रहा था। वो बहुत नाजुक सी लड़की थी, इसलिए मेरा जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पाई और रोते रोते बेहोश हो गई। इसके जिस्म का ढीला पड़ा तो मैं भी होश में आया। वक्त देखा तो आधा घंटा गुजर चुका था।
میں ہڑبڑا گیا اور جلدی سے واپسی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں وہاں سے جاؤں۔ میں للچائی نظروں سے خوبصورت سامنے بے بس پڑی ہوئی تھی، لیکن گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ موقع اچھا تھا، مگر دیر کرتا تو میں پکڑا بھی جا سکتا تھا۔ میں اسے اس کے ہاتھ پیر کھول دیے۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا کہ اس کا حلیہ ٹھیک کرتا۔ میں نے کمبل اٹھا کر اس پر پھیلا دیا اور خود فائل لے کر تیزی سے گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے نکل گیا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ چوکیدار بھی واپس نہیں آیا تھا۔ میں روڈ پر پہنچا تو کچھ دیر گاڑی روک کر جان بوجھ کر بارش میں بھیگتا رہا اور مالک کی مسلسل آتی کال اٹینڈ کر کے جھوٹی وضاحتیں دینے لگا کہ میں ٹریفک میں پھنس گیا ہوں۔ ارد گرد گاڑیوں اور بارشوں کا شور تھا۔ مالک میرا یقین کر گیا، کہنے لگا، میں جانتا ہوں موسم بہت خراب ہے، گاڑی چلانا بھی مشکل ہو رہا ہوگا، مگر فائل لینا بہت ضروری تھا اور وہ بہت اہم فائل تھی جس کے لیے میں کسی پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ مالک نے کہا، آپ جلدی آنے کی کوشش کرو کیونکہ کچھ ہی دیر میں میٹنگ شروع ہونے والی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، بس ٹریفک سے نکل رہا ہوں۔ کال بند ہوئی تو میں گاڑی میں بیٹھ کر آفس پہنچ گیا۔ مالک کو فائل دی تو میرے بھیگے ہوئے خراب حلیے کو دیکھ کر فکر مند ہو گیا۔ اس وقت مالک نے آفس ورکر کو بلا کر میری چائے لانے کا کہا۔ آفس میں ہم سب پہلے ہی تھے، کپڑے رکھے تھے۔ میں نے بھی اپنا بھیگا ہوا لباس بدل لیا اور سکون سے مالک کے پاس بیٹھ گیا۔ گرم چائے پیتے مجھے بار بار مالک کی بیٹی کا خیال آنے لگا۔ اس کی خوبصورتی مجھے متاثر کر گئی تھی۔ میرے دل میں سے دوبارہ ملنے کی خواہش سر اٹھا رہی تھی۔ تم کن سوچوں میں گم ہو؟ میں یہاں میٹنگ کی بات کر رہا ہوں جبکہ تمہاری توجہ کہیں اور ہے۔ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ دیکھ کر مالک نے سوال کیا تو میں چونک گیا۔ میں نے کہا، میں ٹھیک ہوں، بس آپ کے گھر کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میں نے بہانے سے بات چھیڑی اور اپنے باس کے سامنے فکر ظاہر کرنے لگا۔ میں نے کہا کہ موسم بہت خراب ہے سر۔ میں گیا تو گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ چوکیدار گیٹ کھول کر خود کھانا کھانے جا چکا تھا۔ دوسرے ملازمین بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں فائل اٹھا کر واپس لوٹ آیا، مگر سارے راستے میں یہی سوچتا رہا کہ گھر میں اتنا قیمتی سامان ہونے کے بعد اس گھر کے مالک میں اتنی لاپرواہی کا مظاہرہ کیسے کر سکتے ہیں۔ مالک میری باتوں پر ٹھٹک کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں مالک کے سامنے تشویش ظاہر کرنے لگا اور بولا، کیسے حالات میں بھی نقصان ہو سکتا ہے؟ آپ کے گھر صرف ایک چوکیدار گھر خالی کیوں رہتا ہے؟ مالک یہ سب سن کر فکر مند ہوا، بولا، یہ بالکل نہیں ہے۔ مالک بولا، گھر میں کل وقتی ملازمین بھی رکھی ہوئی ہیں اور چوکیدار کو بھی صرف تھوڑی دیر کھانا کھانے کے لیے کوارٹر میں جانے کی اجازت ہے۔